संधारणीय कृषि। कल हमने पढ़ा कार्बन कैप्चर पढ़ा, अमल वर्षा पढ़ा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ा और पर्यावरणीय नैतिकता को हमने पढ़ा था। कल कोई क्वेश्चन पूछना है तो आज संधारणीय कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। संधारणीय कृषि, संधारणीय का मतलब होता है कंप्रीहेंसिव, सस्टेनेबल भी बोल सकते हैं उसको। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक ऐसी एग्रीकल्चर जिसको सस्टेन किया जा सके, ठीक है, बनाए रखा जा सके। संधारणीय कृषि का क्या अर्थ है? भारत में कृषि की पर्यावरणीय समस्याएं क्या है? संधारणीय कृषि के प्रकार क्या है? संधारणीय कृषि की दिशा में प्रयास क्या है? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संधारणीय कृषि का क्या अर्थ है? देखो, कृषि की ऐसी प्रणाली जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए प्रकृति की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक हो, उसे संधारणीय कृषि कहते हैं। इस कृषि के निम्न सिद्धांत या विशेषताएं हैं। जो हरित गृह गैसों को उत्सर्जन कम करे, ये होगी विशेषता इसकी एक। जो मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने और बढ़ाने में सहायक हो, जो जल प्रदूषण न करे। ऐसी कृषि जिसमें बाहरी आगतों का न्यूनतम प्रयोग हो, मतलब बाहर से कोई भी हमें इनपुट डालना पड़े तो न्यूनतम डालना पड़े वो। जो किसानों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन सी फसलें करती हैं? फलीदार फसलें, ठीक है, जैसे दालों की फसलें हो गई, ठीक है, तिलहन की हो गई। ये फलीदार फसलें जो हैं वो क्या करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती हैं, क्योंकि इनके जड़ों में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम बोलते हैं, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। भारत में कृषि की पर्यावरणीय समस्याएं क्या है? भारत में कृषि एवं पशुपालन कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का लगभग 18% भाग उत्सर्जित करते हैं। कृषि में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी और खरपतवारनाशी प्रयोग करने से जलाशयों में सुपोषण और भूमिगत जल प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। रासायनिक कृषि से मृदा निम्नीकरण हो रहा है। कृषि अपशिष्टों की उत्पत्ति, पराली दहन से वायु प्रदूषण हो रहा है। धान की खेती से मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। संधारणीय कृषि के प्रकार, मल्चिंग, ये क्या होती है इसको देखो। ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें खेतों को ढक कर रखा जाता है। ये मल्चिंग होते हैं। मल्चिंग के दो प्रकार हैं, कार्बनिक मल्चिंग और अकार्बनिक मल्चिंग, ठीक है। मतलब फसलों को ढक करके रखा जाता है, ऐसी कृषि। इसमें क्या होगा, एक तो मृदा की नमी बनी रहेगी ढक करके रखने से, इवेपोरेशन रेट नहीं होगा। और दूसरा इसको है ना, जनरली ब्लैक उससे ढका जाता है, ब्लैक पेपर से, ब्लैक कागज से ढका जाता है इसको। ब्लैक कागज से ढकने का मतलब ये है कि जो उसके नीचे खरपतवार वगैरह है उनको धूप नहीं मिलेगी, और धूप नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी, वो नहीं बढ़ पाएंगी। और इसको ढकने के बाद इसमें छोटे छोटे छेद छोड़ दिए जाते हैं ताकि जो फसल का पौधा है वो बाहर निकल आए, ठीक है। और उसको फिर काटने के बाद वो कागज को फिर उठा लेते हैं, ठीक है। ये होता है मल्चिंग। मल्चिंग के लाभ क्या है? मृदा नमी में संरक्षण में सहायक है। सिंचाई की आवश्यकता को कम करती है क्योंकि इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है, नमी बनाए रखती है। मूसलाधार वर्षा के प्रभाव से मृदा को बचाती है, मृदा बह करके नहीं जाती। किसानों की लागत को कम करती है। जुताई रहित कृषि दूसरा प्रकार हो गया। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें खेतों की लगभग जुताई नहीं की जाती या उतनी ही भूमि की जुताई की जाती है जहां फसल लगानी हो। लाभ, समय पर फसल लगाने में सहायक है, मृदा नमी बचाने में सहायक है, सिंचाई की आवश्यकता को कम करती है, कार्बन प्रच्छादन में सहायक है, किसानों की लागत कम करने में सहायक है। जैविक कृषि, कृषि की इस प्रणाली में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी और खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें उर्वरक के रूप में हरी खाद, सनई एवं ढेंचा और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। सनई फसल होती है, सनई एवं ढेंचा, ठीक है। शायद हम अपने एरिया में इसको जंतर बोलते हैं। ये क्या होता है कि फसलों एक खड़ा इसको लगा देते हैं, बो देते हैं, इसको फिर काटा नहीं जाता, इसको ऐसे ही बहा दिया जाता है जमीन के अंदर ही, और वो क्या करता है, फिर वो खाद का काम करता है। और इसमें बाहर से कोई उर्वरक भी नहीं डाला जाता है ऑर्गेनिक कल्चर में। और ये जो इन पर डाला जाता है वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर डाला जाता है। इस कृषि के लाभ को निम्न बिंदुओं के सहारे समझा जा सकता है। किसानों के दृष्टिकोण से लागत कम होगी, सिंचाई कम होगी। मृदा के दृष्टिकोण से मृदा की गुणवत्ता बनी रहेगी। जल संरक्षण के दृष्टिकोण से सिंचाई कम होगी, भूमिगत जल प्रदूषण भी कम होगा। सिंचाई कम होगी तो भूमिगत जल प्रदूषण वैसे ही कम होगा। कीटनाशी भी तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम इसमें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रासायनिक उर्वरक कम होंगे, कीटनाशक कम होंगे, कीटनाशक कम यूज होगा।
अनाजों के भंडारण के दृष्टिकोण से लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है इस प्रकार के अनाजों को। अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिकोण से कृषि अपशिष्टों का प्रयोग उन्हें कंपोस्ट बनाने में किया जा सकता है। जैविक कृषि की सीमाएं, प्रारंभिक 3-4 वर्षों में उत्पादन कम होता है, अतः ऐसे समय में किसानों को जैविक कृषि में बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। रासायनिक कृषि से जैविक कृषि में खेतों को रूपांतरित होने में समय लगता है। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, जीरो बजट जिसमें कोई लागत ही ना हो, यह एक ऐसी कृषि है जिसमें किसी भी बाहरी लागत का प्रयोग नहीं किया जाता। इनमें किसी ऋण या क्रेडिट का भी उपयोग नहीं किया जाता। फसल और उसके आसपास उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन लागत को शून्य करती है। फसल सुरक्षा के लिए केचुआ, गोबर, मूत्र पौधों और अन्य जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि को विकसित करने का श्रेय सुभाष पालेकर को जाता है। किसको? सुभाष पालेकर को। कौन सी कृषि? जीरो बजट कृषि। प्राकृतिक कृषि के घटक क्या है? बीजामृत। इसके तहत गाय के गोबर, मूत्र और चूने के मिश्रण से बीज को पोषण प्रदान किया जाता है। वापसा क्या होता है? देखो, इसके तहत जल वाष्प का संघनन करने के लिए मिट्टी में केंचुओं को सक्रिय किया जाता है। जीवामृत, जिसके तहत गौमूत्र, गोबर, बेसन और गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाता है, जिसको जीवामृत बोलते हैं। मल्चिंग, इसके तहत मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए वृक्षों, फसल, बायोमास आदि का उपयोग करके सूक्ष्म जलवायु दशाओं का निर्माण किया जाता है। पादप संरक्षण, इसके तहत जैविक मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। यह कीट, रोग और खरपतवार की समस्या को कम करने के साथ साथ पादपों की सुरक्षा करता है तथा मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है। प्राकृतिक कृषि के लाभ क्या हैं? यह कीटनाशकों और रसायनों से संबंधित पर्यावरणीय जोखिम को कम करती है। इससे स्वस्थ मृदा का निर्माण होता है। इससे मृदा अपरदन में कमी आती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। जैव विविधता को बढ़ावा प्रदान करती है। स्थायी कृषि, परमाकल्चर जिसको हम बोलते हैं, परमानेंट कल्चर, परमाकल्चर, स्थायी कृषि। यह एक ऐसी कृषि है जिसमें हम जहाँ रहते हैं वहीं पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। इसमें फल, फूल, सब्जी का उत्पादन किया जाता है। इसमें भूमि का बेहतर उपयोग हो जाता है, इसमें किसी प्रशिक्षित श्रम की आवश्यकता नहीं है। इसमें बाहरी आगतों के स्थान पर गोबर की खाद, राख आदि का प्रयोग किया जाता है। परमाकल्चर का महत्व क्या है? पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली होती है। यह रासायनिक और कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित करता है तथा मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एवं उत्पादकता बढ़ाने में पर्यावरण अनुकूल साधनों का उपयोग करती है। भूमंडलीय तापमान में कमी, वर्ष 2050 तक इस कृषि क्षेत्र में 1008 मिलियन से 1 बिलियन एकड़ तक की वृद्धि होने के कारण कार्बन उत्सर्जन में कुल 23.2 गीगाटन की कमी हो सकती है। मतलब अगर इस कृषि का हम प्रयोग करें तो 23.2 गीगाटन की कमी हो सकती है कार्बन उत्सर्जन में। परंपरागत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है, आय में सुधार करती है। वर्टिकल कृषि क्या है? शहरी केंद्र में बहुमंजिला इमारत में कृत्रिम रूप से प्राकृतिक संरचनाओं में कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ जैसे जड़ी बूटी, सलाद, पत्तियों के उत्पादन के लिए किए जाने वाली जो कृषि है, गहन फसल होती है, ये वर्टिकल कृषि होती है। बड़े बड़ी इमारतों में वो गमले वगैरह रख करके, बोटल्स में ऐसे ऐसे कुछ लगा करके, बेल्स वगैरह, तो जो खाद्य होती हैं फसलें वो होती हैं, जैसे कि पालक हो गई, पालक की बेल उगा लो, ठीक है, गमले में लगा दो, उसको पत्तियां तोड़ तोड़ करके उसको खा लो। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऐसा किया जाता है वर्टिकल कृषि में। इसमें कृषि और फसल का उत्पादन ऊर्ध्वाधर परतों और लंबवत झुकी हुई सतहों में किया जाता है। मैंने पालक की बेल का यूज किया है क्योंकि ऐसी भी पालक आती है जो बेल पे लगती है। इसमें कृषि और फसल का उत्पादन ऊर्ध्वाधर परतों और लंबवत झुकी हुई सतहों में किया जाता है। 1915 में गिलबर्ट एलिस बेली ने इस शब्द का प्रयोग किया था। क्या? वर्टिकल कृषि। ठीक है, वर्टिकल कृषि का प्रयोग किया था। इसका लाभ क्या है? उपलब्ध भूमि या क्षेत्र में उच्च पैदावार, प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम के बावजूद वर्ष भर खाद्य का उत्पादन होता है, जल की कम आवश्यकता होती है, कार्बन अवशोषण क्षमता में वृद्धि करती है। यह ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जाने वाली खाद्य परिवहन लागत को कम करता है और उससे होने वाली क्षति को कम करती है। ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को प्रोत्साहन देती है। ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा का मतलब बिल्डिंग में छोटे छोटे गमलों में ये जैसे पौधे उगा करके खाद्य फसलें जो है कम लागत वाली, ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा इससे होगी। स्वास्थ्य और शहरी वायु गुणवत्ता को बढ़ाती है, मृदा की कम आवश्यकता होती है। इसमें परंपरागत कृषि की तुलना में 70 से 95% तक कम जल का उपयोग होता है। शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने में सहायक होती है। वर्टिकल कृषि की प्रणालियां क्या? हाइड्रोपोनिक्स, यह मृदा के बिना खनिज पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके जल में फसल उगाने की विधि है। मृदा के बिना
जल में फसल, खनिज पोषक तत्वों का प्रयोग करके। यह कृषि मृदा से संबंधित कृषि समस्याओं जैसे मृदा जनित कीट, परजीवी और रोगों को कम करती है। इसमें पुष्प, जड़ी बूटियां और सब्जियों के उत्पादन उच्च स्तर पर किए जा सकते हैं। एरोपोनिक्स, इसमें जल की जगह धुंध या पोषक तत्वों के घोल का प्रयोग किया जाता है। पौधे एक सहारे से बंधे होते हैं और जड़ों में पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। इसलिए इस कृषि में बहुत कम स्थान, बहुत कम जल तथा मृदा की आवश्यकता नहीं होती। एक्वापोनिक्स, यह एक जैव पद्धति है जिसमें पौधों और मछली के बीच सहजीवी संबंध बनाने के लिए हाइड्रोपोनिक सब्जी, पुष्प और जड़ी बूटी उत्पादन के साथ साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें मत्स्य टैंकों से प्राप्त पोषक तत्व जल फर्टिगेशन के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। बदले में हाइड्रोपोनिक संस्तर भी बायोफिल्टर के रूप में काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक्वेरियम होता है, मछली होती हैं, ऊपर फसल लगा दी जाती है और जो पोषक तत्व होते हैं पानी में वो तो जड़ें चूस लेती हैं, बढ़ते रहते हैं। मछली पालन भी होता रहता है। पोषक तत्व पाइप के माध्यम से हवा छोड़ी जाती है ताकि ऑक्सीजन उसकी सप्लाई होती रहे। ठीक है, एक तरफ से फिर वो हवा निकल भी जाती है। समझ गए? इसमें जल का पुनर्चक्रण हो जाता है। जल का पुनर्चक्रण का मतलब शुद्ध जल आता रहेगा और जो खराब जल है वो निकलता रहेगा, पोषक तत्व आते रहेंगे। कोई विषाक्त अपवाह नहीं होता। यह लागत को कम करता है। इसमें रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता। इस प्रणाली को कहीं भी रखा जा सकता है, एक्वेरियम कहीं पर भी रख दो। ठीक है। एकीकृत नाशीजीव कीट प्रबंधन, इसे इंटीग्रेटेड पेट्स मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें किसी भी फसल में लगे कीटों को समाप्त करने वाले कार्यों को शामिल किया जाता है। इसमें सबसे पहले कीट की पहचान की जाती है। इसके बाद कीट प्रबंधन के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। कीट प्रबंधन के प्रभावों का आकलन किया जाता है। संधारणीय कृषि की दिशा में क्या क्या प्रयास है? सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन चला है। उद्देश्य क्या है? एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना, मृदा और नमी संरक्षण के उपाय करना, व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कुशल जल प्रबंधन, वर्षाधारित तकनीक को मुख्य धारा में लाकर कृषि को अधिक उत्पादक, लाभकारी और जलवायु अनुकूल बनाना। मिशन की प्रमुख कार्य योजना क्या है? वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खेत पर जल प्रबंधन कार्यक्रम, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि निगरानी मॉडलिंग नेटवर्क। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या था? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ड्रॉपिंग वो ड्रिपिंग सिंचाई से रिलेटेड है। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसे देखो, इसे राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू किया गया था। प्रत्येक 3 साल में इस कार्ड की समीक्षा होगी। इस कार्ड को 12 मानकों के आधार पर बनाया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015। उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना, मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन, कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। क्या होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड में? इसमें मृदा की स्थिति का 12 मापदंडों के आधार पर उल्लेख होगा। किस मृदा में किस पोषक तत्वों की कमी और किसकी अधिकता है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। किस मृदा में किस प्रकार की फसल की उत्पादकता या उत्पादन करना चाहिए, उसकी जानकारी होगी। किस फसल को और किस मृदा को कितनी मात्रा में उर्वरक देना, इसकी जानकारी होगी। किन फसलों पर मृदा को कितनी सिंचाई उपलब्ध करानी है, उसकी जानकारी हमारे अवेलेबल होगी। जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के अनुसार इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्पादकता को संधारणीय रूप से बढ़ाती हो, जलवायु स्मार्ट कृषि अनुकूलन को बढ़ावा देती हो, ग्रीन हाउस गैसों का शमन करती हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को यथावत बनाए रखने में सहायक हो, मतलब उनको नुकसान न पहुंचाती हो। जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन यह जलवायु स्मार्ट कृषि पर एक समावेशी, स्वैच्छिक और कार्यवाही उन्मुख बहुहितधारक मंच है। इसे 23 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था। क्या? जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया था। भूमि निम्नीकरण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की जो गुणवत्ता है उसको और भी कम कर देना, भूमि निम्नीकरण है वो।